बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं अपनी, और मैथ में हम पहले चैप्टर से मुताल्लिक़ जो हमारा टॉपिक है सेट का, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेट क्या होता है? देखिए, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स का जो मजमुआ होता है उसे हम कहते हैं सेट। आम तौर पर भी ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे टी सेट, ठीक है, जैसे डिनर सेट नॉर्मली हम कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें प्लेटें और चमचे और ट्रे, इस तरह की चीज़ें जो मिलकर जो एक मजमुआ बनाती हैं चीज़ों का, उसे हम कहते हैं डिनर सेट, ठीक है, या टी सेट। तो सेट दरअसल क्या है? चीज़ों का मजमुआ सेट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि उस मजमुए की बाउंड्रीज हो। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि उसका एक इनिशियल पॉइंट हो और एक जो है वो एंडिंग पॉइंट हो। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ हफ्ते के दिनों का सेट, ठीक है, हफ्ते के दिनों का सेट, तो अब इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 ही मेंबर्स होंगे। ठीक है, ठीक है, 7 ही मेंबर्स इसमें मौजूद होंगे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, चीज़ें जहाँ मजमुए की फॉर्म में ज़ाहिर की जाएं, उसे आप सेट कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपको बार बार ये मौका मिलता है, ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी चीज़ों के मजमुए को कंसिडर करें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि स्कूल के स्टूडेंट्स की एजेस पर हम काम करेंगे, तो अब आपको पता है कि स्टूडेंट की जो एजेस हैं वो नंबर्स से ज़ाहिर की जाएंगी, लेकिन वो नंबर्स अनलिमिटेड नहीं होंगे। स्कूल में जो बच्चे दाखिल होते हैं उनकी उम्र 3 साल होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा पढ़ता है उसकी उम्र 20 साल होती है। तो अब हमारे पास कंसीडरेशन के लिए एक सेट आ गया 3 से लेके 20 तक। तो अब हम बोलेंगे एक सेट है जिनमें स्कूल के स्टूडेंट्स की उम्रें लिखी जाएंगी, जो 3 से लेके 20 तक होंगी। ये समझ में आ रही बात? फिर उसी लिहाज से आप चीज़ें जो है वो कंसीडर करेंगे जब आप इस डेटा को समझेंगे। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसे हम कहते हैं मैथ की ज़बान में सेट। ठीक है, तो कुछ सेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेट हैं नंबर्स के, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने चाहिए। ठीक है, पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम बात कर रहे हैं किसकी? सेट्स की। पहला सेट हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर के इस सेट को हम जाहिर करते हैं कैपिटल एन से। किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल एन से, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, और ये चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और याद भी रखिए कि नेचुरल नंबर दरअसल कैसा सेट होता है और उसमें कौन कौन से मेंबर जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद एक दूसरा सेट हम पढ़ने जा रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर।
दूसरे टाइप का जो सेट है वो है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर का सेट जाहिर किया जाता है W से, और इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, 0 1 2 3 से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का सेट शो किससे करते हैं आप? W से, और उसमें नंबर शुरू कहाँ से होता है? 0 से, और कहाँ तक जाता है? आखिर तक जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात आपको? ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो सेट है तीसरा, वो कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तीसरे किस्म का सेट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये सेट कैपिटल Z से जाहिर किया जाता है, और इसके जो नंबर हैं वो 0 से शुरू होते हैं और प्लस माइनस की वैल्यूज पर मुश्तमिल होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये एंड तक जाएगा। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है होल नंबर में और इंटीजर्स में, सेट ऑफ इंटीजर्स में? इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सही है, और जबकि ये क्या है, इसमें पॉजिटिव भी हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, और इसको आप तोड़कर भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं इसी सेट में जाऊं जो कि आपके पास इंटीजर का सेट है, अगर मैं इसको सिर्फ ये लिखूं Z प्लस, ठीक है, कौन सा नंबर? Z प्लस, तो इससे क्या मुराद होगी? इससे मुराद है वो सारे नंबर जो प्लस में आते हैं, और Z माइनस का मतलब वो सारे नंबर जो माइनस में आते हैं, इसमें 0 शामिल नहीं होगा। सही है, ऐसे तमाम नंबर जो प्लस में भी आ रहे हैं वो प्लस इंटीजर्स कहलाते हैं, और जो माइनस में आते हैं वो माइनस इंटीजर्स का सेट कहलाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लिख लीजिए आप। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी किस्म का सेट जो कहलाता है पॉजिटिव प्राइम नंबर सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आते, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। ठीक है, 9 तो 3 के टेबल में आता है। तो वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते अपने अलावा, उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के सेट को जाहिर करते हैं P से, कैपिटल P। 2, 3, 5, 7, 11, और इस तरह से ये नंबर आगे चलते ही चले जाएंगे। ठीक है, ये कहलाता है प्राइम नंबर का सेट। इसको जाहिर किससे करते हैं? P से। तो आपके पास अब तक 4 किस्म के सेट हो गए। एक सेट N से जाहिर हो रहा है, नेचुरल नंबर। एक सेट W से जाहिर हो रहा है, होल नंबर। एक सेट
Z से जाहिर हो रहा है इंटीजर नंबर, और अब एक सेट P से जाहिर हो रहा है प्राइम नंबर्स का सेट। देखिए ये नोटेशन और ये जो लफ्ज़ हैं ये बोलते हैं, ठीक है। इनकी आवाज़ सुनने वाले बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। जो इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, नहीं जान सकते कि ये लफ्ज़ क्या बोल रहा है, उनके लिए मैथमेटिक्स सीखना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा सब दोस्त ये कोशिश करें कि बेहतर तरीके से हम ये जान लें कि इन नंबर्स को कैसे जो है वो पढ़ा जाता है और कैसे स्टडी किया जाता है, ठीक है। चलें अगला जो सेट है, चौथा सेट के बाद पांचवें टाइप का सेट, सेट ऑफ ओड नंबर्स। पांचवें टाइप का सेट है सेट ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है। इसको हम जाहिर करते हैं O से, और ओड नंबर से मुराद वो नंबर जिनका जोड़ा नहीं बनता या जो दो के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं, ओड नंबर, ठीक है। वो क्या है आपके पास, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएगा, ओड नंबर का सेट। ये बात समझ में आ गई आपको। तो एक सेट हमारे पास और आ गया पांचवा, जिसको हम जाहिर करते हैं O से। तो जब भी आपके पास n आए आप समझ जाइए ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, और ये 1 से शुरू होता है। होल नंबर जब भी आ जाए आप समझ जाइए ये होल नंबर का सेट है W। ये किससे शुरू होता है, ये दरअसल 0 से शुरू होता है। Z आ जाए, इससे मुराद क्या है, ये इंटीजर हैं जो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है P प्राइम नंबर का सेट है जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। O जो है वो ओड नंबर का सेट है जो वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी जिनका जोड़ा नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद एक और सेट है जिसको हम कहते हैं इवन नंबर का सेट, छठे किस्म का सेट। छठे नंबर का जो सेट है वो कहलाता है सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, इसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल E से, और वो जिनके जोड़े होते हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है, जिनका पेयर बन सकता है, जो 2 के टेबल से पूरे पूरे कैंसिल हो सकते हैं, उसे आप कहते हैं इवन नंबर का सेट, ठीक है। और इसको जाहिर किससे करते हैं, कैपिटल E से। तो हमारे पास एक और सेट को जाहिर करने के लिए नंबर आ गया, वो है कैपिटल E, ठीक है। आगे चलें, एक और सेट होता है जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर का सेट, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेवन, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर का सेट को आप जाहिर करते हैं Q से। किससे जाहिर करते हैं, Q से। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। देखिए जब आप फ्रैक्शन में काम करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 5/2, ये होल नंबर तो नहीं है ना, बल्कि ये है 2.5। तो ये 2.5 जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, पॉइंट की फॉर्म में है, पूरा नंबर नहीं है, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो है वो डिस्कस हो रहा है, पूरे नंबर के साथ उसका पार्ट भी डिस्कस हो रहा है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर को आप जाहिर किससे करते हैं, Q से जाहिर करते हैं। तो इसको वो तमाम नंबर जिनका ताल्लुक x पर मुश्तमिल है और x बराबर है P/Q के,
ये जो है वो नोटेशन है सेट को बयान करने की, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ये मैं अभी आपको अगले टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा कि सेट बिल्डर नोटेशन कैसे बनती है और कैसे पढ़ी जाती है। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए P अपान Q। P अपान Q का मतलब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे वो तमाम नंबर, ये x नंबर का एक सेट है और x वो हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, जबकि Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि नीचे वाला जो Q होगा वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और Q बराबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ ये बात खत्म हो जाएगी। तो हमने 7वें टाइप का एक सेट पढ़ा जिसका नाम क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इस सेट में वो सारे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, लेकिन पॉइंट रुक जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा 5 है, सही, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू द 5, 2 टू द 4, एक बचा पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया, कुछ नहीं बचा, पॉइंट रुक गया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी नंबर्स होते हैं, जैसे आपको मैं कहूँ 10 को तकसीम कीजिए 3 से, अब आप 10 को अंदर लिख के 3 को बाहर लिख के जब तकसीम करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगा के 0, 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगा के 0, 3 3 ज़ा 9। अब ये देखिए, अब ये रुक नहीं रहा, ये नंबर है तो फ्रैक्शन का 3.3333 चलता ही जा रहा है। ये जो नंबर फ्रैक्शन में है लेकिन पूरा फाइनल नंबर नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद मुसलसल वैल्यू जो है वो चलती चली जा रही है, इसको आप रैशनल के बजाय इसे कहते हैं आप इररैशनल नंबर, ठीक है। तो एक और किस्म हो गई सेट ऑफ इररैशनल नंबर। मैं यहाँ थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूँ, IRR, इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर में और रैशनल नंबर में क्या फ़र्क है? जो रैशनल नंबर है वो भी पॉइंट पर और फ्रैक्शन पर मुश्तमिल होता है, लेकिन उसका पॉइंट किसी एक जगह पर जाकर फाइनल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इररैशनल नंबर क्या है? वो भी पॉइंट पर मुश्तमिल है, लेकिन उसका पॉइंट चलता चला जाता है, पॉइंट के बाद वैल्यू वो रुकती नहीं है, और उसको हम जाहिर करते हैं Q डैश से। किससे जाहिर करते हैं? Q डैश से। और इसके लिए भी नोटेशन यही सब लिखी जाएगी। Q डैश में वो सारे मेंबर्स हैं, x पर मुश्तमिल है, और x वो सब हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, जबकि Q नेचुरल नंबर होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस Q में और Q डैश में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, Q में और Q डैश में। Q से मुराद रैशनल नंबर का सेट है और Q डैश से मुराद इररैशनल नंबर का सेट है। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका 7 और 8। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नवे टाइप का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसको आप जाहिर करते हैं कैपिटल R से, और इसमें वो सारे नंबर शामिल होते हैं जो Q और Q डैश का यूनियन होते हैं। सही है? अजीब सा लग रहा है, जो Q और Q डैश का यूनियन होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारे नंबर 1, 1.2, 1.4, सही है, और 1.3, 3, 3, 3 चल रहा है ये। तो ये भी देखिए, ये क्या है? ये भी 1/1 कह सकते हैं इसको। ये क्या है? 1 समथिंग, ये 1 समथिंग। ये सारे रैशनल हैं, जबकि ये इसमें क्या है? इररैशनल है। जितने भी नंबर हैं जो प्लस में हो, माइनस में हो, ठीक है, वो सब के सब प्लस में भी आ गए, माइनस में भी आ गए, उन सबको आप क्या कहते हैं? रियल नंबर का सेट कहते हैं। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक R प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं और एक R माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। R प्लस से मुराद वो सारे
रियल नंबर्स जो पॉजिटिव हैं, और आर माइनस से मुराद वो सारे नंबर जो नेगेटिव हैं। लेकिन हैं क्या रियल नंबर? उसमें सारे के सारे रैशनल भी हैं, उसमें इरेशनल भी हैं, उसमें इवन भी हैं, उसमें ऑड भी हैं, उसमें नेचुरल भी हैं, उसमें होल नंबर भी हैं। यानी जितने भी नंबर्स हो सकते हैं टोटल, वो सब के सब दरअसल किस सेट में आते हैं? रियल नंबर के सेट में आते हैं, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो या किसी भी तरह के हो। तो हमारे यहाँ हमने आपको आज अभी तक पहला चैप्टर शुरू कराने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। याद रखिए कि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि आप बस 1.1 निकालें और करना शुरू कर दें। इस तरह से मैथ नहीं आता, ठीक है? मैथ भी पढ़ने की एक चीज़ है, उसे भी समझना पड़ता है, ठीक है? उसकी भी एक लैंग्वेज है, उसकी भी एक बोली है। वो जो नोटेशंस होती हैं, जो लफ्ज़ होते हैं, वो बोल रहे होते हैं। जब तक आप उसकी नोटेशंस को, उसकी बोली को, ठीक है, आप सेंस नहीं करेंगे, जब तक आप मैथमेटिक्स को समझ नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज तो दरअसल आपने जो कुछ पढ़ लिया है, जो कुछ समझ लिया है, उस समझी हुई बात को फिर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नोटेशन ऑफ सेट। सेट को बयान करने का तरीका, सेट को बयान करने का तरीका, ठीक है? नोटेशन। सेट तीन तरह से बयान होता है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर एक सेट मैंने लिखा A इज इक्वल टू A, B एंड C, ठीक है? तो ये जो मेथड है, जो मैंने अभी सेट को बयान किया है, इस मेथड को आप कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। कि हमने ये सेट टेबुलर फॉर्म में बयान किया है, ठीक है? यानी हमने लिखा है सारे मेंबर्स भी मौजूद हैं, ठीक है? और उस सेट का ये नाम कहलाता है द सेट A इज इक्वल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट। इस तरह से जाहिर अगर आप करेंगे सेट को, तो इसे क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर आप इसी को अल्फाज में बयान करेंगे, और अल्फाज में बयान ऐसे कर सकते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश। अगर मैं लिखूं A is equal to set of 3 alphabet of English letter, ठीक है? इस तरह से अगर बात बयान किया जाए, तो ये वाला जो नोटेशन है सेट को बयान करने का, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी ये जो मैंने बयान किया है सेट को, इस तरह से बयान को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन में, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के अंदर ऐसे बयान होता है। यानी जब आप अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में या इंग्लिश में, एक सेंटेंस की फॉर्म में किसी सेट को बयान करें, तो उसे हम कहेंगे कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है सेट। जैसे मैं बोलूं हफ्ते के दिनों का सेट, उर्दू में बोलूं हफ्ते के दिनों का सेट, तो ये जो बात है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है सेट को बयान करने। और अगर मैं सेट लिख दूं सैटरडे, संडे, मंडे, पूरा ऐसे एज इट इज, तो फिर ये क्या होगा? टेबुलर फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? एक तीसरी फॉर्म भी होती है जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप सेट लिखते हैं और उसमें कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ मैथमेटिकल
बातें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ x, जबकि x belongs to is an 4 odd numbers, या 4 को छोड़ दें, is odd numbers। इसको ऐसे पढ़ेंगे, A एक सेट है जो X मेंबर्स पर मुश्तमिल है। X का मतलब कुछ भी, जबकि ये जो लाइन है क्या है, जबकि X is odd numbers। क्या मतलब हुआ कि आप जब इसको टेबुलर फॉर्म में ट्रांसफर करने जाएंगे तो लिखेंगे A बराबर है 1, 3, 5, 7 और डैश। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे 1, 3, 5, 7 तो ये कहलाएगा टेबुलर फॉर्म, और अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से जो आप नोटेशन में जाहिर करते हैं इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गई बात। तो सेट को बयान करने के लिए 3 जो है वो नोटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। पहली नोटेशन, सेट अगर मेंबर्स की फॉर्म में जाहिर किया गया है तो उसे बोलेंगे ये टेबुलर फॉर्म में है। सेट अगर सेंटेंस की फॉर्म में बयान किया गया है तो कहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। और अगर सेट एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में बयान हुआ है तो उसे हम कहेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये बात क्लियर हो गई आपको? गुड। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। ये उतार लीजिएगा, आप पॉज करें वीडियो को और अपनी कॉपी में से उतार लीजिए। ठीक है भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक अपना, और वो है नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, अब सेट की किस्में हैं, सही है, टाइप्स ऑफ सेट ऐसे लिख सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ सेट, सेट की किस्में। उसमें पहली किस्म है नल सेट। ठीक है, नल सेट कहते हैं खाली सेट को, यानी वो सेट तो है उसमें कोई मेंबर नहीं है। ठीक है, तो नल सेट को जाहिर करने के लिए आप ऐसे लिखते हैं खाली सेट, यूं भी लिखते हैं और यूं भी लिखते हैं, एक फाई का निशान भी जो है वो नल सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो पहली किस्म होती है नल सेट। दूसरी किस्म फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसका बाउंड्रीज फिक्स्ड हो, यानी शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ होगा ये आपको पता हो। ठीक है, ऐसे सेट को आप क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे मैं कहूँ 1, 2, 3 से लेके 10 तक, अब आपको पता है ये 1 से शुरू हो रहा है और 10 पे ख़त्म हो रहा है, लिहाजा ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम और मिसाल लें, सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक मिसाल ले सकते हैं। ए एक सेट है जो x पर मुश्तमिल है, जबकि x जो है वो छोटा है 10 से, छोटा है 10 से, और x जो है वो बड़ा है 3 से। ठीक है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी अगर आप जब इसको नोटेशन कन्वर्ट करेंगे उसमें नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको पता है कि 3 से बड़ा है का मतलब 4 और 10 से छोटा है का मतलब 9। तो इसकी बाउंड्रीज डिफाइन हो गई सेट की। जब सेट की बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं तो ऐसा सेट कहलाता है फाइनाइट सेट।
ठीक है, हमें ये पता हो कि उसका इनिशियल मेंबर कौन है और उसका आखिरी वाला मेंबर कौन है। अगर इसका तस्करा हुआ है सेट में तो ऐसा सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। अब हम तीसरी किस्म के सेट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट में हमें या तो उसका एंड का जो मेंबर है वो नहीं पता कि वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, या हमें ये नहीं पता कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है। यानी शुरू होने वाले मेंबर्स और एंड होने वाले मेंबर्स अगर नहीं पता और सेट मुसलसल चल रहा है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो हम कहते हैं ये वाला सेट इनफाइनाइट सेट है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ एक सेट है 1 2 3 4 और उसके बाद ये डैश डैश डाल के मैं इसे बंद कर दूँ। ठीक है, ये सेट आपको कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और फिर मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब ये वाला सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सेट यूँ होता है, सेट बी है जो चला आ रहा है और यूँ कह रहा है कि 6 8 10 तक। अब ये आप जानते हैं कि 6 8 10 का मतलब ये एक इवन नंबर का सेट है और इवन नंबर का सेट यहाँ तो रुक गया 10 पे, लेकिन 8 से छोटा 4, 4 से छोटा 6 से छोटा 4, 6 उससे छोटा 2, 2 से छोटा 0, 0 से छोटा -2, -4, -6, -8। अब ये इस तरफ जो है वो सेट मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये वाला सेट भी कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। ये बात आपको समझ में आ गई? इसको भी उतार लीजिए। ठीक है जी, अब चलते हैं हम। ये टर्म्स हैं सारी, जब तक ये आपको अच्छे तरीके से नहीं आएंगी आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे और सवाल और टेक्स्ट क्या बोलता है, उसमें से आवाज़ क्या आती है, ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप सारी नोटेशंस को और इसकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे। ठीक है, अगले टाइप का सेट है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, एक सेट है उसके मेंबर हैं ए बी और सी, और एक दूसरा सेट है बी, उसके भी मेंबर हैं ए बी सी। दोनों के मेंबर क्योंकि सेम है लिहाजा हम बोलेंगे ये दोनों इक्वल सेट हैं। ठीक है, और इक्वल को आप ऐसे लिखते हैं ए सेट इज इक्वल टू सेट बी। लेकिन अगर मेरे पास एक सेट सी है जिसमें ए बी और डी है, तो ये वाला सेट ना तो ए के जैसा है ना ये वाला सेट बी के जैसा है, तो हम इसको नोटेशन में यूज जाहिर करेंगे। सेट सी इज नॉट इक्वल टू, ये निशान है, इज नॉट इक्वल टू सेट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेट सी इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, तो इक्वल सेट क्या होते हैं? जिसके मेंबर्स की तादाद भी सेम हो और जिसके मेंबर्स भी सेम हो, उसे हम कहते हैं इक्वल सेट। ठीक है, उसके बाद अगले टाइप का सेट हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। ये टाइप नहीं है बल्कि एक रुझान है दो सेट को जब आप कंपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं उसमें जैसे हमने इक्वल सेट पढ़ा, वो भी दो सेट्स को कंपेयर करने का एक मेथड है। इसी तरह दो सेट्स को कंपेयर करने का एक और मेथड है इक्विवेलेंट सेट। स्पेलिंग है आई की वैलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? वो सेट जो करस्पॉन्ड हो सकते हो। सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है ए बी सी डी। इसके मेंबर तो सेम नहीं है, लेकिन ये इसके साथ करस्पॉन्ड हो सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो हम कहेंगे कि सेट ए
इज इक्विवेलेंट, ये निशान होता है इक्विवेलेंट का, ऑफ बी। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं एक सेट लिखूं C जो यूं हो 3 4 7 5 9, इसमें 1 2 3 4 5 अदद है, तो आप इनमें से चारों को 4 के साथ तो मुंसलिक कर सकते हैं, ये वाले को किसी के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते। लिहाजा हम बोलेंगे कि ये नॉन इक्विवेलेंट सेट हो गया। C इज नॉन इक्विवेलेंट टू A, C इज नॉन इक्विवेलेंट टू B। और नॉन इक्विवेलेंट के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है यही निशान बना के इसके ऊपर आपको, जैसे C इज नॉन इक्विवेलेंट, ऐसे निशान के ऊपर आपको ऐसे क्रॉस डालना है टू A, और C इज नॉन इक्विवेलेंट टू B। ये बात क्लियर हो गई आपको। और जब आप क्रॉसपॉन्ड करते हैं, जैसे मैं कहूँ A क्रॉसपॉन्ड टू B, तो हम यूं कर सकते हैं A ऐसे करके ना क्रॉसपॉन्ड टू B। कैसे कर सकते हैं? 1, इसका जो 1 है A का, वो B के A के साथ क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। इसका जो 2 है वो B के साथ क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। इसका जो 3 है वो C के साथ क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। क्लियर हो गई बात आपको? जब आप दो सेट इक्विवेलेंट डिस्कस करते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डेंस को भी आप मैथमेटिक्स में ऐसे शो कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए जनाब, अब हमारा अगला टॉपिक है सबसेट। दो सेट्स को जब आप कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हमने इक्वल सेट पढ़ा और इक्विवेलेंट सेट पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक है सबसेट। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है? कोई एक सेट के मेंबर जो हैं वो किसी दूसरे सेट में भी या तो पूरे के पूरे पाए जाते हो या उसमें से कुछ पाए जाते हो, तो हम कहते हैं वो दूसरा सेट इसका सबसेट है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ एक सेट A है, उसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक। और एक सेट है B, वो है 3 4 5। और एक सेट है C, वो है 8 9 और 10। तो अब आप देखिए, अगरचे के ये सेट A और B इक्वल नहीं है, लेकिन इसके जितने भी मेंबर हैं वो सेट A में पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे B जो है वो इसी A सेट का सबसेट है। इसी तरीके से C में जो मेंबर पाए जाते हैं वो भी A में पाए जाते हैं, लिहाजा हम बोलेंगे C भी एक सबसेट है सेट A का। ये बात आप पकड़ पा रहे हैं? और सबसेट की नोटेशन होती है जैसे मैं लिखूं B इज अ सबसेट ऑफ A। सबसेट की नोटेशन यूं है, पहले आप एक ऐसे निशान बनाते हैं और फिर उसके नीचे एक निशान ऐसे बना देते हैं। ये निशान कह रहा है B इज अ सबसेट ऑफ A। इसी तरीके से मैं अगर C के बारे में लिखना चाहूँ कि C जो है वो सबसेट है A का, तो ऐसे लिखूंगा C इज अ सबसेट ऑफ A। ये बात क्लियर है? और अगर ना हो, जैसे कि C B का सबसेट नहीं है, तो अब हम लिखेंगे C इज नॉट अ सबसेट, ऐसे इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ये बात क्लियर हो गई आपको? सबसेट क्या होता है? ये नोटेशन सारी आपको याद रखनी है। चलिए ये मैं मिटा दूं। अच्छा, सबसेट के अंदर अगर आप देखें तो एक सबसेट की जेल में एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा ये A एक सेट था,
1 2 3 से लेके 10 तक, और B एक सबसेट है 1 2 3। तो इसके मेंबर इसमें मौजूद हैं, ठीक है, इसके मेंबर मौजूद हैं, लेकिन तादाद बराबर नहीं है। उसमें तादाद 10 है और इसमें तादाद 3 है। तो हम बोलेंगे B is a proper subset of A, ठीक है, B is a proper subset of A। तो सबसेट में लफ्ज आ गया एक प्रॉपर, और एक और लफ्ज आएगा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर से क्या मुराद है? इम्प्रॉपर से मुराद ये है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि C भी एक सेट है और उसके मेंबर भी 1 2 3 है, तो ये भी इसका सबसेट है और ये भी प्रॉपर सबसेट है इसका। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों के तो मेंबर ही सेम है, सही है, तो हम कह सकते हैं कि जो C है वो B का भी सबसेट है और B जो है वो C का भी सबसेट है। इसका मतलब है B इज अ सबसेट ऑफ C और B इज और C इज अ सबसेट ऑफ B, यानी ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। जब कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो दोनों दरअसल एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सेट्स की कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपके सामने बयान करी, इसे हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।